नमस्कार दोस्तों। पूरे इंडिया में काफ़ी स्टेट्स में एसआईआर हो रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसमें हर एक वोटर को इन्यूमरेशन फॉर्म दिया जा रहा है, गणना प्रपत्र। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस गणना प्रपत्र को कैसे भरना है और इसमें क्या-क्या जानकारी भरनी है ताकि कोई भी गलती ना हो और आपका वोटिंग का जो रिकॉर्ड है वो प्रॉपर वेरीफाई हो जाए, तो ये वीडियो फिर आपके मतलब की है। चलो फिर हम देखते हैं कि इसको कैसे भरना है और क्या-क्या है। तो सबसे पहले तो हम गणना प्रपत्र देखते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। आप गणना प्रपत्र आपको या एनुमरेशन फॉर्म आपका जो बीएलओ अधिकारी है वो आपको प्रोवाइड करेगा और इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले ऊपर लेफ्ट साइड कॉर्नर में इलेक्टर का अपना नाम लिखा होता है। जो भी मतदाता जिसका भी फॉर्म है उसका अपना नाम लिखा होता है और एपिक नंबर लिखा होता है। एपिक नंबर का मतलब है अपना वोटर कार्ड पे जो नंबर दिया होता है यूनिक नंबर, वो वोटर कार्ड नंबर, एपिक नंबर हर मतदाता का अपना अलग-अलग होता है। उसके नीचे उसका अपना एड्रेस दिया होगा, जिस एरिया में वो रहता है, जिस एरिया का उसका वोट कार्ड बना हुआ है। साथ वाले कॉलम में वो जिस एरिया की वोटर लिस्ट में उसका नाम एग्ज़िस्ट करता है, उसमें कितने नंबर सीरियल पे वो आता है, तो उसका सीरियल नंबर लिखा होता है। साथ में पार्ट नंबर लिखा होता है, यानी पीएस नंबर उसका लिखा होता है और वो कौन से निर्वाचन क्षेत्र में यानी एसी में है, तो एसी का नाम और नंबर उसमें लिखा होगा। फिर साथ में एक बारकोड बना है, ये बारकोड जो बीएलओ अधिकारी हैं उनके लिए है ताकि वो फॉर्म को अपने ऐप में स्कैन करके और उसका जो आगे का प्रोसेस है वो ईज़िली कर सके। इसके साथ में यहाँ पे जो भी इलेक्टर है उसकी अपनी फ़ोटो लगी होती है और साथ में पेस्ट करंट फ़ोटो का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ हर एक इलेक्टर को अपनी करंट की जो फ़ोटो है, कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वो यहाँ पे लगानी है। तो ये हमारा इन्यूमरेशन फॉर्म है। अब इन्यूमरेशन फॉर्म में क्या डिटेल डलेगी, उससे पहले हमें कुछ बातें समझना ज़रूरी है। कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ अलग-अलग कैटेगरी में लोग आते हैं, तो हम पहले वो कैटेगरी समझते हैं कि किस-किस की कैटेगरी के तहत ये फ़ॉर्म मतलब लोगों को डाटा देना है। देखो, पहली कैटेगरी है, नंबर 1 पे वो लोग आते हैं, मतदाता का 2002 की या लास्ट जो एसआईआर हुई थी में खुद का नाम है। यानी ऐसे वोटर, ऐसे मतदाता जो पिछली एसआईआर, अब इंडिया में पिछली एसआईआर 2002 से 2005-6 तक चली थी अलग-अलग स्टेट के हिसाब से। तो आप जिस भी राज्य में उस वक़्त आपका वोट था या आपका लास्ट एसआईआर में अगर वोटर का नाम था 2002 में, 3 में, 4 में, मतलब वो आपको अपनी स्टेट के हिसाब से पता चलेगा। तो पहले वो लोग हैं जिनका 2002 की जो लिस्ट है या लास्ट एसआईआर में जिनका अपना नाम था, तो वो लोग कैसे फ़ॉर्म भरेंगे? एक तो ये वो लोग हो गए। दूसरी कैटेगरी में कौन से लोग हैं कि मतदाता का 2000 की वोटर लिस्ट में खुद का नाम नहीं है। वो उस वक़्त छोटा था, यानी मोस्टली जो लोग 40 ईयर से कम हैं, 40 या 41 ईयर के कम, उनका नाम लास्ट एसआईआर में नहीं मिलेगा। तो पर उसके माता-पिता का नाम है या माता-पिता में से किसी एक का भी नाम है, तो वो किस तरीके से फ़ॉर्म भरेंगे? या एक कंडीशन ये भी आती है कि 2002 में मतदाता का खुद का नाम भी नहीं था और किसी वजह से उसके माता-पिता का भी कोई नाम नहीं आ रहा है पिछली एसआईआर के रिकॉर्ड में, तो ऐसी स्थिति में वो अपने दादा-दादी का या नाना-नानी में से किसी भी एक का डिटेल को यूज़ करके अपना एसआईआर का फ़ॉर्म को कंप्लीट कर सकता है। यानी ये दूसरी स्थिति होगी। पहली में जिन लोगों का अपना 2002 या लास्ट एसआईआर में अपना रिकॉर्ड है, वो फ़ॉर्म अलग तरीके से भरेंगे। दूसरी कंडीशन में जिनका अपना नाम नहीं है, माँ-बाप का नाम है, तो वो उससे भरेंगे। माँ-बाप का नहीं है, तो दादा-दादी के रिकॉर्ड से हम भर सकते हैं रिकॉर्ड से। दादा-दादी का नहीं है, तो हम नाना-नानी का यानी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के रिकॉर्ड को भी हम उसमें लगा के अपना एसआईआर फ़ॉर्म भर सकते हैं। इन्यूमरेशन का जो फ़ॉर्म है, सॉरी, वो हम भर सकते हैं। तीसरी स्थिति है जो फीमेल्स हैं, जो अब शादी के बाद अपने ससुराल में हैं और उन्होंने वहाँ पे अपना नया वोट बनवाया है और उनका 2002 की लिस्ट में अपना नाम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो अपने फ़ॉर्म में क्या भरेंगी, उनके रिकॉर्ड में किसका रिकॉर्ड जाएगा, उसके हस्बैंड का जाएगा या उसके पेरेंट्स का जाएगा, ये तीसरी कैटेगरी को हमें समझना ज़रूरी है। अब 4th कैटेगरी वो है जिसमें वो लोग आते हैं जिनका मतदाता का ना तो खुद का नाम है और ना ही उसके माता-पिता का नाम है, ना ही दादा-दादी का नाम है।
तो ऐसे लोग फिर फॉर्म को कैसे भरेंगे? तो ये हम इस चीज़ को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलो पहले हम अब इनोवेशन फॉर्म देखते हैं और हम पहली कैटेगरी का जो फॉर्म है वो भरते हैं कि जिसका अपना रिकॉर्ड है वो कैसे भरेगा। तो जिसका 2002 की लिस्ट में नाम है, देखो उसको लेफ्ट साइड का जो कॉलम है यहाँ पे भरना है, दिया हुआ है डिटेल्स ऑफ द इलेक्टर इन द इलेक्ट्रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर, यानी पिछली जो एसआईआर हुई थी उसमें इलेक्टर की क्या डिटेल थी वो उसे भरना है। तो फार्म के जो बाईं तरफ के जो कॉलम है, लेफ्ट साइड के जो कॉलम्स हैं वहाँ पे वो इलेक्टर अपनी डिटेल भरेंगे जिनका 2002 की लिस्ट में अपना रिकॉर्ड था। अब 2002 के रिकॉर्ड में अपना नाम था कि नहीं था, ये देखने के लिए आपको अपने एरिया का जो पोलिंग बूथ है या पीएस है पार्ट नंबर है उसकी लिस्ट आपके पास में होनी चाहिए। जैसे मैं जिस एरिया में रहता हूँ उसकी 2002 की लिस्ट मेरे पास में है, तो इसमें मैं अपना नाम चेक कर सकता हूँ कि मेरा नाम इसमें कहीं पे आता है कि नहीं आता है, या मेरे पेरेंट्स का इसमें नाम है कि नहीं है। अब ये सवाल उठता है कि जिन लोगों के पास में लिस्ट है नहीं वो कैसे चेक करें? तो ये मैं आपको चैनल पे दूसरा वीडियो भी मिल जाएगा कि अगर आपको अपने एरिया की लिस्ट चाहिए तो आप कैसे प्राप्त कर सकते हो और अपना उस चीज़ को आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको आपको डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलो मान लो किसी वोटर का 2002 की लिस्ट में नाम है, तो वो यहाँ पे किस तरीके से भरेगा हम इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले है इलेक्टर का नाम। अब इलेक्टर का नाम उसे भरना है 2002 की लिस्ट में उसका जैसे नाम लिखा था। हो सकता है कि उसके पहले नाम की स्पेलिंग कुछ अलग हो, अभी उसने कुछ करेक्शन करवा दी, तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अभी वाली भरनी है कि पहले वाली भरनी है। तो इसमें हमने जो 2002 में जैसा नाम था वो वैसा ही भरना है, जैसी स्पेलिंग थी वो वैसी ही भरनी है, तो उसको एज इट इज़ भरना है, अभी का करंट के चक्कर में हमें नहीं जाना है। फिर है एपिक नंबर। तो आप लिस्ट में देखोगे तो मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ, इसमें लिस्ट में 2-3 चीज़ें होती हैं। लिस्ट में आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम होता है, जैसे कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है, कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर होता है, फिर उसके बाद में सीरियल नंबर होता है कि कितने नंबर सीरियल पे उसका नाम आता है। पहला जो कॉलम है वो सीरियल एसआई सीरियल नंबर का है, तो कितने नंबर सीरियल पे लिस्ट में उसका नाम आता है। फिर इलेक्टर का नाम है, फिर उसके बाद में उस टाइम पे उसके साथ में रिलेशन में उसके फादर थे, हस्बैंड थे, उसका नाम है। उसकी लास्ट में एपिक नंबर आता है। तो यहाँ पे हम जो पिछला रिकॉर्ड भर रहे हैं उसमें जो एपिक नंबर पिछले जो लास्ट एसआईआर का था वही भरना है। अभी हमने उसमें कंफ्यूज होके करंट का नहीं भर देना है, क्योंकि करंट का एपिक नंबर तो ऊपर लिखा होगा और यहाँ पे हम भरेंगे हमारा जो पुराना एपिक नंबर है, 2002 की लिस्ट का जो एपिक नंबर है हम वही भरेंगे इसमें। तो ये हम अपनी पुरानी लिस्ट से देख के भरेंगे। फिर है रिलेटिव का नाम। अब उस टाइम पे हमारे साथ में या जो भी इलेक्टर अपना फॉर्म भर रहा है उसके साथ में उसका फादर का नाम या फीमेल है, तो हो सकता है कि उस टाइम में उसके हस्बैंड का नाम या जो भी था तो वो लिस्ट में ही जब वो साथ में नाम दिया है वो उसी स्पेलिंग के साथ में एज इट इज़ भर देना है। रिलेशन में फादर है या हस्बैंड है। फिर डिस्ट्रिक्ट, तो वो हमारी लिस्ट के ऊपर भी लिखा होता है कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है और कौन से स्टेट की में उस टाइम पे उसका वोट था। एसी नाम, हमारी जो पुरानी लिस्ट होती है उस पे एसी नाम सबसे टॉप पे लिखा होता है। जैसे ये कॉन्स्टिट्यूंसी की लिस्ट है, इसका 35 कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर है और ये नाम है तुलगाबाद, जैसे कि है ना, मैं दिल्ली की एक लिस्ट को एग्जांपल के तौर पे लेके आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे वो अपनी स्टेट में लिखेगा दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट जो भी थी उस टाइम की वो लिखेगा, एसी में तुगलकाबाद लिखेगा या उस एरिया की जो भी एसी है वो नाम लिखेगा। अब एसी नंबर साथ में एसी का दिया होता है, जैसे यहाँ पे ये 35 नंबर एसी का दिया हुआ है, तो यहाँ पे वो एसी नंबर में 35 भरना है। हो सकता है कि अभी का एसी का नंबर कुछ अलग हो, चेंज हो गया हो, तो पर आपका पुराना रिकॉर्ड पूछा जा रहा है तो उस टाइम पे जो था वही भरना है। फिर पार्ट नंबर, तो पार्ट नंबर भी लिस्ट के ऊपर दिया होता है, ये जैसे कि पार्ट नंबर है, तो आपकी लिस्ट में जो भी पार्ट नंबर होगा वो भरना है। फिर सीरियल नंबर जो आपको मैंने दिखाया, लिस्ट में आप कितने नंबर सीरियल पे आपका नाम आता है वो आप यहाँ पे नाम भरेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। अब ये जो दाईं साइड वाला कॉलम है ये ब्लैंक छोड़ देना है। जिस वोटर का अपना रिकॉर्ड है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं भरेगा क्योंकि उसका काम इधर फिनिश हो गया है।
अब नीचे क्या करना है, नीचे वाला जो फॉर्मेट है, ये हर एक इलेक्टर को भरना है अपनी प्रेजेंट इंफॉर्मेशन के हिसाब से। जिसमें पहले में है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे हर कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है छोटी-सी, जो नए एपिक हैं जो वोटर कार्ड है, उसपे तो प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, पर जो पुराने टाइम के जो वोट कार्ड बने हुए थे, उसमें सिर्फ़ ऐज लिखी होती थी कि 50 ईयर का है बंदा, 70 ईयर का, तो उसका वो नहीं लिखा हुआ प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ। तो ऐसी स्थिति में आप अपना आधार कार्ड पे या जिस भी डॉक्यूमेंट पे प्रॉपर डेट है, उसकी हेल्प से आप यहाँ पे प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। अब इसको भरते हुए मिस्टेक नहीं करनी है, बहुत सारे लोग इसको नहीं प्रॉपर भर पा रहे हैं। तो जैसे कि मान लो किसी का 4 जुलाई और 1987 है, तो वो पहले कॉलम में 4 मतलब 04 डालेंगे, फिर जुलाई है तो 07 डालेंगे, 1987 है तो 87, यानी हर एक कॉलम में डिजिट चली जाए, और ये इधर भरना है, यहाँ नहीं भरना है, आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है? फिर है कि आधार नंबर, वैसे तो ये ऑप्शनल है, पर अगर आप आपके पास में अवेलेबल है तो आपको फिल करना ही चाहिए, ताकि आपका पूरा रिकॉर्ड अच्छे से अपडेट हो जाए। उसके नेक्स्ट कॉलम में है मोबाइल नंबर, तो जो आप मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, कॉमन चीज़ है, वो आप इसके आगे भरेंगे। फादर नेम, अब फादर में अब करंट में जैसे आपके नाम की लिस्ट आपके एपिक के साथ में डॉक्यूमेंट में नाम में चल रहा है, वो आप अपना फादर नेम इसमें मेंशन करेंगे। फादर का एपिक नंबर नीचे दिया है ना? तो फादर या गार्जियन का एपिक नंबर, एपिक का मतलब वोटर कार्ड नंबर ही है, जो हर एक फार्म पे हर एक बंदे का लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको जो भी इलेक्टर भर रहा है वो अपने फादर का भरेगा। मदर का नाम उसमें जाएगा, और फिर मदर्स का एपिक नंबर। स्पाउस का नेम उनके लिए है जो मैरिड हैं, जो मेल हैं वो स्पाउस में अपनी फीमेल का वाइफ का नाम लिख सकते हैं, और वाइफ का वोटर कार्ड दे सकते हैं। जो महिलाएँ हैं वो अपने स्पाउस में हस्बैंड का नाम दे सकती हैं, और अपना उनका एपिक नंबर दे सकती हैं। यहाँ पे हर एक इलेक्टर को साइन करना है विद डेट, और जो लोग साइन नहीं कर सकते तो उनका साइन परिवार का कोई भी अडल्ट फैमिली मेंबर कर सकता है, अपना रिलेशन साथ में मेंशन करके। नीचे आपके बीएलओ अधिकारी के साइन होंगे। अब ये पहली स्थिति हो गई जिन लोगों का अपना 2002 की लिस्ट में रिकॉर्ड है, तो मैंने बताया उनका यहाँ भरा जाएगा, यहाँ नहीं भरा जाएगा। अब सेकंड स्थिति थी कि जिनका 2002 में अपना रिकॉर्ड नहीं है, तो वो यहाँ कुछ भी नहीं भरेंगे, वो यहाँ भरेंगे। अब यहाँ पे अगर उसके फादर का रिकॉर्ड था, तो वो फादर का भरेंगे एज़ इट इज़। अब लोग यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर मेरा तो नाम इसमें आ ही नहीं रहा, इसमें मेरे फादर का ही आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि अगर आप अपनी फादर की डिटेल से भर रहे हो, तो फादर का नेम आएगा, फादर का एपिक नंबर आएगा। अब फादर के रिलेटिव में तो उनके फादर का नाम होता है, आपके दादाजी का, तो वो नाम आएगा। फिर दादाजी के साथ में वो उनका रिलेशन फादर का है, तो फादर आएगा, और उनका पुराना डिस्ट्रिक्ट और एसी नंबर जो भी है वो यहाँ जाएगा। तो यहाँ ये नहीं सोचना है कि भई मेरा नाम तो आ ही नहीं रहा, फार्म मेरा है, तो इसमें मिस्टेक नहीं करनी है। और 2002 की लिस्ट को देख के आपके फादर में उस टाइम पे जैसी स्पेलिंग थी, जो था वही भरना है। हो सकता है कि आज के टाइम में आपके एपिक में या आपके डॉक्यूमेंट में उनके नाम की स्पेलिंग्स वगैरह कुछ हो, पर 2002 के टाइम में कुछ और थी। तो जो पुराने टाइम में थी, वही भरनी है। आप ये ना सोचे कि वो तो गलत थी, वो मैंने नहीं भरनी है, आप वही भरनी है। और नीचे जो बेसिक डिटेल है वो खुद की इलेक्टर की, जिसका फार्म है ऊपर, उसी की बेसिक डिटेल फिर से रिपीट हो जाएगी। अब यहाँ पे फिर से फादर नेम भरना है और फादर का एपिक नंबर। अब यहाँ ध्यान रखना है कि इस एपिक नंबर का मतलब है कि करंट में आपके फादर का एपिक नंबर क्या है, क्योंकि लास्ट एसआईआर में यहाँ पे आप एपिक नंबर अपने फादर का लिखोगे पुरानी लिस्ट से, तो वो हो सकता है कुछ और था, जैसे कि दिल्ली में चलता था डीएल करके, और फिर कॉन्स्टिट्यूंसी का फिर आगे कुछ डिटेल होती थी। पर अब हो सकता है कि अब आप फादर का यहाँ नीचे भरोगे, तो वो आपके फादर का जो एपिक नंबर है वो ए आर ई करके कुछ शुरू होता हो, तो अभी जो करंट वाला आप यहाँ भरेंगे। ऐसे ही मदर का है, अगर आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ का नाम लिखेंगे स्पाउस में, और उनका एपिक नंबर लिखेंगे, नीचे साइन कर देंगे। ये दूसरी स्थिति हो गई, जिनका अपना नाम नहीं था पर अपने माता-पिता में से किसी एक का था, या दादा-दादी का था तो उससे भी कर सकते हैं, या दादा-दादी का नहीं था तो वो नाना-नानी के रिकॉर्ड से भी अपना कर सकते हैं। अब तीसरा है, जो महिलाएँ फीमेल शादी हो गई है, अब अपने ससुराल में हैं और नया वोट बनवाया है, वो क्या करें ऐसी स्थिति में?
तो उनका अगर 2002 में अपना रिकॉर्ड नहीं था तो यहाँ पे वो कुछ नहीं भरेंगे। यहाँ पे वो अपने पेरेंट्स का रिकॉर्ड मँगवाएँगे जहाँ पे उनका 2002 का रिकॉर्ड था और उसको ऐसे ही भरेंगे पेरेंट्स का जो एज़ इट इज़ रिकॉर्ड था। और नीचे वो अपना फिर से रिकॉर्ड रिपीट करेंगे और यहाँ पे अपने फ़ादर का नाम और अपनी मदर का नाम महिलाएँ लिखेंगी। अब इसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर वो मैरिड हैं, अब फ़ादर की जगह उनका हस्बैंड का नाम आएगा कि किसका आएगा? उसका नाम जो डॉक्यूमेंट में पीछे चल रहा था वही आप इसे मेंशन कर दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तीसरी स्थिति हो गई है। उसके लिए आप जो महिलाएँ हैं वो अपने जहाँ पे भी उनके पेरेंट्स रहते हैं, वहाँ से पुराना रिकॉर्ड वो ले सकते हैं या मैं आपको दूसरा वीडियो में बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपने एरिया का या 2002 का डाटा आप डाउनलोड कर सकते हो या चेक कर सकते हो कि उसमें नाम था कि नहीं आपके घर के लोगों का या आपका। अब 4th स्थिति आती है कि ना तो उनके पास में अपना रिकॉर्ड है और ना ही अपने गार्जियन का कोई रिकॉर्ड है किसी का भी। तो ऐसी स्थिति में वो लोग फॉर्म कैसे भरेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको खाली छोड़ देंगे, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है अपना और ना ही हमारे पेरेंट्स का है, तो इसको भी खाली छोड़ देंगे। हम यहाँ पे नीचे को रिकॉर्ड को भरेंगे। नीचे में अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, फादर नेम, फादर का एपिक नंबर है तो वो, मदर का और मदर का एपिक नंबर और मैरिड हैं तो स्पाउस का। अब ऐसे लोगों को बाद में चांस दिया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स पिछले रिकॉर्ड में था नहीं, तो हो सकता है उनका फिर फॉर्म के पीछे आप देखोगे तो कुछ डॉक्यूमेंट की डिटेल दी हुई है। उस डॉक्यूमेंट डिटेल के बेस पे उनका वो फिर आगे स्थापित होगा, तो वो उसके लिए फिर गाइड किया जाएगा। जैसी भी इन्फॉर्मेशन आएगी, वो आप लोग अपडेट रहिएगा, अपने बीएलओ अधिकारी के संपर्क में रहिएगा, तो बीएलओ अधिकारी आपको उसके बारे में गाइड करेंगे। फॉर्म के ऊपर आपके बीएलओ अधिकारी का नाम लिखा होता है, जो भी फॉर्म आएगा उसमें नंबर होता है, तो आपके बीएलओ अधिकारी आपको कोऑपरेट करेंगे। थोड़ा-सा आपने जागरूक रहना है और टाइम पे फॉर्म लेके टाइम पे बीएलओ अधिकारी को फॉर्म दे देना है। इस वक़्त आपके बीएलओ अधिकारी बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, तो आपका कोऑपरेशन रहेगा तो ये सारा काम प्रॉपरली हो जाएगा। और किस तरीके से हमें अपना पुराना रिकॉर्ड डाउनलोड करना है या कई लोगों को प्रॉब्लम आती है कि सर मुझे यही नहीं पता लग रहा है कि एक-एक एरिया में कई पार्ट नंबर हैं, कई पीएस हैं, तो उनको यही नहीं पता लग रहा है कि मेरा कौन-सी लिस्ट में नाम है, कौन-से बीएलओ के पास में नाम है, मेरा बीएलओ कौन है, मेरे घर में 2 लोगों के फार्म मिल गए, मेरा फार्म नहीं मिला, तो बहुत परेशानी उनको आ रही है। तो ऐसी स्थिति में चैनल पे आप बने रहिएगा, आपको दूसरी वीडियो मिलेगी जिसमें आपको आप अपना बीएलओ अधिकारी का नाम और कॉन्टैक्ट सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका बीएलओ अधिकारी कौन है और आपको किनसे कॉन्टैक्ट करना है। दूसरा आप का पुराना रिकॉर्ड 2002 में कहाँ पे है, आप किस तरीके से उसको डाउनलोड कर सकते हो, तो ये आपको उसमें मिलेगा। और अगर आपको लगा कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, आपकी मदद के लिए है, आपको वो हेल्पफुल लगी है, तो आप अपने बाकी दोस्तों को भी शेयर करके उनकी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि इस वक़्त ये बहुत ज़रूरी चल रहा है कि हर किसी का ये डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई होने में हेल्प हो जाए। धन्यवाद।